For which one of the following Bohr model is not valid? तो बोर्स मॉडल हमेशा वैलिड होगा वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. अब He प्लस यानी कि He में नॉर्मल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें प्लस चार्ज आ गया यानी कि वन इलेक्ट्रॉन. ड्यूट्रॉन एटम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, यहाँ पे भी आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, बस आपका एटॉमिक मास बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं चेंज होंगे. सिंगली आयनाइज नियॉन एटम आपके पास है, तो नियॉन में ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक क्योंकि आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो आप -1 कर देंगे तो ये 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. सो दिस इज द वन फॉर विच द बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड. यहाँ पे आपके पास है CH4 प्लस 4Cl2 फॉर्मिंग CCl4 प्लस 4HCl, और यहाँ पे आपको कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पता करना है. तो CH4 से अगर आप शुरू करें तो CH4 अगर एक रफली टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होगा और CCl4 है दूसरा आपके पास. अब यहाँ पे पहले वाले मॉलिक्यूल में जो आपका रिएक्टेंट में है, यहाँ पे अगर आप देखें तो बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो इसके पास इन चारों हाइड्रोजन का नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो -4 ले लेंगे इनको कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड्स मानते हुए. और यहाँ पे सिमिलरली अगर देखें तो कार्बन का जो चार्ज होगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Cl की तरफ खिंच जाएंगे, तो हर Cl पे -1 का चार्ज आ जाएगा, और न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पे +4 डाल देंगे. सो द oxidation number is changing from -4 to +4, and that is option number 2 in my case. Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? तो Woods reaction का हमें पता है कि we use अल्काइल हेलाइड्स, दो अल्काइल हेलाइड्स को फ्यूज करके एक इवन नंबर का अल्केन बनाते हैं. तो यहाँ पे इवन नंबर अगर आप देखें तो अगर आप पहला वाला ड्रॉ करें, सो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, सो लेट्स ड्रॉ ब्यूटेन लाइक दिस एंड 2,3 डाइमिथाइल. अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों सिमेट्री एक दिख रही है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हैं. आपके पास हेप्टेन है, हेप्टेन इज नॉट हैविंग एन इवन नंबर, और बाकी सारे ये इवन नंबर वाले हैं. ब्यूटेन 4 है, हेक्सेन 6 है, ये 7 है. ये हमें पता चल गया दिस इज जस्ट इवन नंबर, एक तरह से सिमेट्रिक आ रहा है. सो एन हेप्टेन कैन नॉट बी ऑब्टेन इन गुड यील्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर? तो यहाँ पे सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन आपको दिख रहा होगा. सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रोपीन इज जस्ट अनदर नेम फॉर नेचुरल रबर. ये NCERT के पॉलीमर्स चैप्टर में आपको मिल जाएगा ये चीज. दिस इज एन एग्जैक्ट स्टेटमेंट, and thus you can just say that this is your correct answer. A mixture of N2 and AR gases in a cylinder contains 7 grams of N2 and 8 grams of AR. If the total pressure of the mixture of the gases in the cylinder is 27 bars, the partial pressure of N2 is. तो partial pressure का सवाल है, तो आप सबसे पहले मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे. मोल फ्रैक्शन के लिए पहले आप मोल निकालेंगे. तो N2 के केस में आपके पास 7 ग्राम N2 है, और N2 का मोलर मास आपको दिया 14 है N का, तो N2 का हो जाएगा 28 ग्राम्स पर मोल. दिस विल गिव यू 1/4 मोल्स. उसी तरह से आर्गन का 8 डिवाइडेड बाय 40 मोल्स हैं, विच इज जस्ट 1/5 मोल्स. अगर आपको ये पता करना है कि नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सो दैट इज जस्ट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन मोल्स डिवाइडेड बाय total number of moles present in there. So this is 1/4 divided by 9/20, or this is just 5/9. अब 5/9 आपका मोल फ्रैक्शन हो गया. 27 बार पूरे मिक्सचर का प्रेशर है. Thus the partial pressure of N2 gas is 5/9 times 27. This gives you 15, और क्योंकि बार में ही बात कर रहे हैं तो 15 बार, which is option number 2. तो हमारे पास मैच द फॉलोइंग है यहाँ पे करने को. तो काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि इधर कुछ कन्फ्यूजन उतनी आपको नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले तो CO + H2 हमें पता है, ये 11th क्लास में हमने देखा हुआ, 11th क्लास की NCERT में, दैट दिस इज जस्ट सिंथेसिस गैस. तो A का 3 होगा. देयर आर 3 ऑप्शंस इन दिस, तो हमें और आगे ढूंढना पड़ेगा. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर. अब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होगा नहीं, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर H2O2 का होता है. हमें पता है कि टेम्पररी हार्डनेस इन दोनों सॉल्ट से हटती है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. तो B is 1. सो व्हाट दैट मीन्स कि वो केवल इसी ऑप्शन में हमें मिल रहा है, विच इज ऑप्शन नंबर 4. दिस इज द करेक्ट आंसर. इजी एक थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आ रहा है. सो 2Cl इज फॉर्मिंग Cl2. अगर इस रिएक्शन की बात करें तो दो आइसोलेटेड
एटम्स उठ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। मॉलिक्यूल बनना हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, हीट हमेशा लिबरेट होती है, सो दैट मीन्स दैट द डेल्टा एच इन दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, एक्सोथर्मिक है। तो ये तो यानी कि 2 या 4 हो सकता है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो रफली पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट आप एक मॉलिक्यूल, एक पार्टिकल बना रहे हैं प्रोडक्ट में, तो आप अपनी एंट्रोपी को कम कर रहे हैं। दैट मीन्स दैट द डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। Thus you have that delta H is negative and delta S is also negative. This is option number 3, not 2 and 4. So option number 3 is the correct option. An element has a body-centered cubic structure with a cell edge of 288 picometers. The atomic radius is. तो यहाँ पे हमें पता है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब है कि अगर एक क्यूब बनाए और यहाँ पे हम अपने एटम्स, अपने पार्टिकल्स रखना शुरू करें, तो यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसे आएगा, बीच में एक बड़ा पार्टिकल होगा जो सेंटर में आएगा, और एक और पार्टिकल ऐसे होगा। हमें पता है कि अगर हम इस पूरे बॉडी डायगोनल को ज्वाइन करें तो इस पूरे बॉडी डायगोनल में एक तो पूरा ये डायमीटर बीच वाले का 2r, और यहाँ दोनों के रेडियसेस तो r2r+r+r विच इज इक्वल टू 4r। और हमें सेल एज दिया हुआ, तो सेल एज को a मान लेते हैं जो कि कन्वेंशन है। हमें ये भी पता है कि बॉडी डायगोनल की लेंथ किसी भी एक क्यूब के लिए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3a। सो दिस मीन्स दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3a इज इक्वल टू 4r। ऐसे भी ये फॉर्मूला बहुत लोगों को याद होगा, बस इधर पुट कर देंगे। तो सेल एज है 288 पिकोमीटर्स, तो √3 इंटू 288 और डिवाइडेड बाय 4 picometers, this is equal to R, and this is option number 4. Reaction between acetone and methyl magnesium chloride followed by hydrolysis will give. तो acetone आपके पास ये है, methyl magnesium chloride में आप बस Me माइनस को ले लें, ये इधर आएगा, ये अटैक करेगा कार्बोनाइल पे, this will form O माइनस combined with Me। इसको आप हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं इसके बाद, तो हाइड्रोलिसिस में यानी कि बस OH जोड़ देंगे। So this is forming this kind of a compound. अब ये compound अगर आप देखें, so this comes out to be third butyl chloride, which is option number 2. ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जनरल नॉलेज का है। द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, पार्टिसिपेट्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी एंड विद Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। वी नो दिस इज the ion K+, so this is potassium, option number 3. The number of protons, neutrons and electrons in 175-71 Lu are, तो हमें पता है this is the atomic number, this is just equal to the number of protons, तो 71 protons होंगे, so number of protons is 71। क्योंकि एक न्यूट्रल है, इसमें कुछ चार्जेस नहीं है, तो वी कैन सेफली से दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज आल्सो इक्वल टू 71 न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको निकालने हैं तो आप एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कर लेंगे। सो 175 माइनस 71, दिस इज इक्वल टू 104। वेरी इजी प्रॉब्लम। दिस इज ऑप्शन नंबर 4। Which of the following set of molecules will have zero dipole moment? तो यहाँ पे आपको सारे molecules कुछ draw करके देखने पड़ेंगे। तो BF3 boron trifluoride, तो this is a very famous example of a molecule having zero dipole moment, एकदम trigonal planar structure बन जाता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड अगर देखें तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो इस ऑप्शन को तो सीधा हम कैंसिल कर देंगे। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को ड्रॉ करते हैं। So this will form a tetrahedral structure, sp3 hybridized। हमें पता है कि इसमें डाइपोल मोमेंट होंगी, तो हम इसको भी रूल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड हमें पता है जीरो डाइपोल मोमेंट वाला मॉलिक्यूल है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड्स 180 डिग्रीज पे अलाइन होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट नेट 0 हो जाता है, तो ये भी सही जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप देखें, सो दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन दोनों तरफ से एक डाइपोल मोमेंट अपनी तरफ एक्सर्ट करता है, बट अगेन इट कम्स आउट टू बी अ 0 नेट डाइपोल मोमेंट, तो ये भी सही है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, तो बेंजीन बना के
1 यानी कि आप पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। अब यहाँ पे अगर ये वाला क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट है तो इस दूसरे वाले की तरफ भी होगा। अगेन नेट जीरो डाइपोल मोमेंट एंड द करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आपने बहुत बार देखा होगा, इट्स रिटन इन एनसीईआरटी एज वेल। बेसिकली इन तीनों मॉलिक्यूल्स ये एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो होता है। अगर आप बॉन्ड ऑर्डर नहीं जानते हैं, सो इट्स जस्ट नंबर ऑफ electrons in your bonding orbitals minus number of electrons in your anti-bonding orbitals divided by 2. In some cases this is non-zero, but in the case of He2 the number of bonding and the number of anti-bonding electrons both are equal to 2 और वो minus करके 0 दे देते हैं. So this is the molecule that does not exist. तो ये क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी मेमोरी टेस्ट हो रही है। तो ए नंबर पे है ऊनियम, सो विच इज़ 101, ऊनिल ट्रियम, सो दिस इज़ 103, ऊनिल हेक्सियम, सो 106, ऊनियम इज़ 111। अब इसमें से इनकरेक्ट मैच काफ़ी मेमोरी बेस्ड है, but we know that 111 represents Rentgenium. Darmstadtium was named for element number 110. So the incorrect match is D4, which is at option number 3. The rate constant for a first order reaction is 4.606 into 10 to the power negative 3 second inverse. तो ये लिख लेते हैं 4.606 into 10 to the power negative 3 second inverse. The time required to reduce 2 grams of reactant to 0.2 grams is. तो हमें पता है कि for a first order reaction you can always write जिसमें एक single reactant हो that the natural log of the reactant initially, concentration of the reactant initially divided by जो भी time t पे आपका reactant का concentration है, this is equal to k times t. अब यहाँ पे आपको concentration नहीं दी हुई है, आपको मास दिया हुआ है। तो आप उससे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए आप कुछ फैक्टर से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको भूल के हम डायरेक्टली इसमें बस लिख देंगे। तो द नेचुरल लॉग ऑफ 2 grams डिवाइडेड बाय 0.2 grams भी कर दे, सो दैट्स नॉट अ वरी। यहाँ पे के टी आ जाएगा। अब दिस इज जस्ट द नेचुरल लॉग ऑफ 10, दिस इज इक्वल टू 4.606 into 10 to the power negative 3 second inverse times t. नेचुरल लॉग ऑफ 10 की जगह पे आप लिख देंगे 2.303 और टाइम निकालने के लिए आप इसको k से डिवाइड कर देंगे। तो 4.606 into 10 to the power negative 3, this gives you half into 10 to the power 3 seconds. Second inverse में था तो second, so this is just 500 seconds. Identify the correct statement from the following. Blister copper has blistered appearance due to the evolution of CO2. ये गलत है। Vapor phase refining is carried out for nickel by Van Arkel method. ये भी गलत है। Pig iron can be molded into a variety of shapes. ये सही है। And also let's just look at the fourth option anyway. तो wrought iron is impure iron with 4% carbon. ये गलत है। Wrought iron in fact is one of the most purest forms of commercial iron available. अब यहाँ पे pig iron वाले सही है। This comes directly from the chapter general principles and processes of isolation of elements in NCERT. The correct option, by the way, is 3. Zeta potential is useful in determining which property of colloidal solution. तो हमें पता है that zeta potential या फिर electrokinetic potential, which is the potential difference between the fixed layer and the diffuse layer of opposite charges in a colloidal solution, ये आपकी stability को measure करता है, which happens to be option number 2. Which of the following oxo acid of sulfur has peroxide linkage? ये O single bond ये peroxide linkage है। ये चारों coincidentally NCERT के oxo acids of sulfur में यही चारों given हैं। In fact second option के तो नाम में ही peroxodyl sulfuric acid है, so it's definitely going to be the second option. That is the answer. Elimination reaction of 2-bromopentane to form pent-2ene. तो इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। So this is pentane, यहाँ पे second position पे ब्रोमो लगा हुआ है ग्रुप। इसको elimination करने के बाद you get pent-2ene. Now this is an elimination reaction. In fact this is a
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से एक हैलोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया. So C definitely is going to be one of the answers. So this just rules out option number 3. Dehydration reaction ये होगा नहीं. So that also rules out any option that contains option number D. तो ये भी हमने हटा दिया. Now we are only left with option number 4. Just to verify it, अगर आप यहाँ पे देखें, so this follows Zaitsev rule. Well yes, क्योंकि ब्रोमो को हटाने के दो तरीके हो सकते थे, या तो इसी 1 और 2 के बीच में आप इन लगा देते. तो Zaitsev rule just says कि जहाँ पे ज़्यादा substituents होंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, which happens to be the case in this. So this follows Zaitsev rules. It is a beta elimination reaction. It is a dehydrohalogenation reaction, and the correct option is number 4. This is again a question that comes out from NCERT, and the chapter is the P block elements in class 11th. So identify the correct statements. So CO2 gas is used as a refrigerant for ice cream and frozen food. Again, a general knowledge का question is CO2 gas नहीं होती, that is dry ice, which is CO2 solid. So this is an incorrect statement. The structure of C60 contains 12 6 carbon rings and 25 carbon rings. अब यहाँ पे ये थोड़ा सा tricky है. In fact, what actually happens that there are 26 carbon rings and 12 5 carbon rings, so you might get confused, but it's still an incorrect statement. CO is colorless and an odorless gas, which is option number D. This is correct. We all know about this. Option number D happens to only occur in option number 3, so in fact we don't even need to look at C, although it's still correct. ZSM5 is a type of zeolite and it is used to convert alcohols into gasoline. The correct option is number 3. An alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product. Its structure is, तो ओजोनोलाइसिस का सिंपल सा रूल है कि डबल बॉन्ड को तोड़ के दो अलग अलग आप, ये अगर आपके पास एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ x और यहाँ पे कुछ y जुड़ा हुआ है, तो x के साथ डबल बॉन्ड और y के साथ डबल बॉन्ड जोड़ दें. तो अब यहाँ इन चारों केसेस में क्योंकि आपको मेथेनॉल बनाना है, so what you need कि ये जो Y हो, this is CH2. CH2 केवल इस केस में आपको जुड़ता हुआ दिख रहा है, so this must be the correct option. ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है. पेपर क्रोमेटोग्राफी is an example of partition chromatography, thin layer chromatography, column chromatography और adsorption chromatography. We all know that this is thin layer chromatography. In fact, this is one of the most common chromatography, at least used in schools to perform demonstrations. Anyways, 2 is the correct option. Match the following. We have an oxide, हमें उसका nature बताना है. सबसे पहले शुरू करते हैं CO से. So CO carbon monoxide, we know that it is a neutral oxide, so A has 2 देख लेते हैं यहाँ पे, and in fact A2 just happens to be at option number 1. This must be the correct option. एक बार तभी भी क्रॉस वेरीफाई कर देते हैं. So BaO ये एक अल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्साइड है. This is going to be basic. That is correct. Al2O3, this is an amphoteric. This is also correct. Cl2O7, this is an oxide of an halogen. This is going to be acidic. So यहाँ पे भी सारा सही है. 1 is the correct option. Which one of the following has maximum number of atoms? तो हमें मास दिए हुए हैं हर चीज़ों की और हमें इससे number of atoms निकालने हैं. तो सबसे पहले इन सबको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे. तो पहले वाले में 1 ग्राम ऑफ Mg solid, और Mg solid का atomic mass 24 होता है. So the number of moles is 1/24. वैसे ही सेकेंड अगर आप देखें, so 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है और 16 है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का. और क्योंकि आपके पास 2 ऑक्सीजन है इस मॉलिक्यूल में, so the number of moles of oxygen molecule, that is in fact going to be 1/32. और क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया है, सो अगेन आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 O2 मॉलिक्यूल हैज 2 ऑक्सीजन एटम्स. उसके बाद आपके पास है 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड. तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम सॉलिड में 1/7 हो जाएगा. सिमिलरली लास्ट इज 1 ग्राम ऑफ Ag सॉलिड. अब Ag सॉलिड में 1/108 हो जाएगा. इसमें से मैक्सिमम वी नो
that this one is the maximum, 1/7 is the maximum, which happens to be option number 3. Which of the following is a basic amino acid? तो basic amino acid देखने के लिए हम देखते हैं number of amino groups and number of carboxyl groups, और इन दोनों को compare करते हैं. अगर number of amino groups number of carboxyl groups से ज़्यादा हो जाते हैं, so it becomes a basic amino acid. आप इन सब को अगर करके देखेंगे तो basically इन सब का जो main substituent होगा, जो R part होगा इन amino acid का, आपको वो देखना है. तो alanine में you have CH3, टायरोसिन में आपके पास जो आर पार्ट होता है दैट इज पैरा OH, और यहाँ पे आपकी वही बेंजाइल फिनाइल रिंग, और फिर CH2. लाइसीन में आपके पास हो जाता है CH2 whole, all of that is repeated 4 times and this is then joined with NH2. And if you have serine, then in the case of serine you have this group which is CH2OH. तो इन सब cases में NH2 केवल एक ही group में है, and that is going to be the basic amino acid in this question. We have to find the spin-only magnetic moment of Cr2 plus ion. तो Cr की जो electronic configuration होती है that is argon 4s2 3d6. अब यहाँ से आप 2 इलेक्ट्रॉन हटा रहे हैं, तो आप 4 वाले से आप हटाएंगे इलेक्ट्रॉन को, दिस इज इन हायर एनर्जी, तो आपके पास d6 बचते हैं. अगर आप देखें तो d में क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको अगर 6 इलेक्ट्रॉन इनमें अरेंज करने हैं तो आप एक को पेयर करना पड़ेगा. आपके पास बचते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इन दिस केस n इज इक्वल टू 4. अब आपको अगर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, सो दैट इज 4 into 4 plus 2, so 4 into 6, which is the square root of 24. This happens to be option number 1, which is 4.90 Bohr magnetons. Sucrose and hydrolysis gives what? तो ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है. सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं, so this gives you alpha D glucose and beta D fructose, तो which is option number 2. Which of the following amines will give the carbylamine test? तो carbylamine test हमें पता है कि this happens, positive carbylamine test हमें तब मिलता है when we take a primary amine. ये NCERT में amines chapter में आपने पढ़ा होगा. Primary amines मतलब आपके पास NH2 joined with some group R है. NH2 just occurs in option number 4, so this will be the correct option. Anisole on cleavage with HI gives. तो anisole आपके पास ये हो गया, आपके पास एक फिनाइल ग्रुप है, उसका O है और CH3 है, इसमें आप HI जोड़ रहे हैं. Now this will obviously give you phenol. ये रिएक्शन आपने पढ़ा होगा. This gives you phenol plus, और ये CH3 और I जुड़ जाते हैं, this will give you phenol plus CH3I. This happens to be option number D. HCl was passed through a solution of CaCl to an MgCl to an NaCl. Which of the following compounds crystallizes? तो ये S block elements के chapter class 11 से आ रहा है. Now this is in the section where the book discusses about sodium chloride, it discusses about brine solution. अब ये एक बहुत ही popular सा filtration method है, बहुत ही popular सा technique है which is introduced in the book, wherein इन तीनों CaCl2, MgCl2 and NaCl, इन तीनों के solution में आप अगर HCl डालते हैं तो NaCl HCl की वजह से crystallize हो जाता है, और ये इसी solution में रह जाते हैं ये दोनों impurities. So the only thing that crystallizes is NaCl. The number of Faradays required to produce 20 grams of calcium from molten calcium chloride, atomic mass of calcium is 40 grams per mole, is. तो इधर CaCl2 में आप Ca+2 ये cation को देख रहे हैं, आपको इससे Ca बनाना है. So what this means that per 1 mole of CaCl2 you will require 2 Faradays of charge.
अब 2 फैराडेज आपको चाहिए 1 मोल के लिए, पर यहाँ पे आपको 20 ग्राम्स बनाने हैं। सो 20 ग्राम्स बनाने का मतलब है 20/40 मोल्स आपको सी के बनाने हैं, विच इज जस्ट हाफ। यानी कि आप हाफ मोल्स ऑफ CaCl2 से शुरू करेंगे, यानी कि 2 फैराडे into half is just 1 फैराडे। The correct option for free expansion of an ideal gas under adiabatic condition is, तो free expansion जब भी होगा यानी कि जो वर्क गैस कर रही है दैट इज इक्वल टू 0। उसके साथ साथ अगर आपको Q के बारे में कुछ बोलना है तो हीट चेंज में आपको दिया हुआ है दैट दिस इज अंडर एडियाबैटिक कंडीशन, तो Q इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आप डेल्टा T के बारे में सोच सकते थे दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड। द ओनली ऑप्शन वेयर इन Q equals 0 and W equals 0 is option number 4, and in fact that is the correct answer. Identify compound X in the following sequence of reactions। इसको मैं थोड़ा सा और elaborated लिख देता हूँ। तो आपके पास टोलीन है और इसमें आप Cl2 और उसके साथ साथ फोटॉन्स, दिस फॉर्म्स X। आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं 373 केल्विन, दिस फॉर्म्स बेंजल्डिहाइड। आपको पता करना है कि ये X क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर इन सब में आप देखें तो CH2Cl को अगर आप अगर X वुड हैव बीन CH2Cl और अगर आप इस पे H2O डालते तो बस Cl की जगह पे OH आ जाता, तो CH2OH बन जाता। आपको ये चाहिए नहीं। CHCl2 में अगर आप देखें सो यू विल हैव CH, तो वैसे ही रहेगा, Cl2 की जगह पे OH और OH आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं दिस इज अ हाइड्रेट। हाइड्रेट्स फॉर्म होते नहीं है, हाइड्रेट्स आर अनस्टेबल। So what this in fact will form is the corresponding aldehyde, which happens to be benzaldehyde in this case, and this is the thing we want right here. So without any further inspection आप easily बोल सकते हैं that this is the correct option. Which of the following is the correct order of increasing field strength of ligands to form coordination compounds? तो यहाँ पे आपको केवल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए, बस दैट्स द ओनली थिंग रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी वेल नोन फैक्ट कि SCN इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, F माइनस उससे थोड़ा सा ऊपर आता है। तो ये दोनों चॉइसेस बचती हैं आपके पास 1 and 4। वी नो दैट CN minus and CO are the highest in the spectrochemical series order, so the answer will be number 4. Hydrolysis of sucrose is given by the following reaction. Sucrose plus H2O forms glucose plus fructose. The equilibrium constant Kc is 2 into 10 to the power 13 at 300 Kelvin. The value of delta G at the same temperature will be. तो हमें पता है that delta G naught in this case G naught हो जाएगा, this is equal to negative RT ln K। अब यहाँ पे बस आपको values put करनी है, there is nothing really tough in this। और यहाँ पे n की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इधर हम डाल देंगे तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और r की वैल्यू हमें दी हुई है 8.314, आपको क्वेश्चन में ये दिख ही रहा होगा। तो जूल पर मोल केल्विन। दिस टाइम्स द नेचुरल लॉग ऑफ k इज 2 into 10 to the power 13। This happens to be option number 4. Which of the following is not correct about carbon monoxide? It reduces the oxygen carrying ability of blood। ये सही बात है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन। The hemoglobin bound to CO is less stable than oxyhemoglobin. Now this is something that you might have studied either in biology या फिर आपने NCERT में ही देखा होगा। ये this is in the part wherein the book discusses about oxo acids, मतलब CO2 and CO, और उसमें ये दिया हुआ है that carboxyhemoglobin is in fact more stable than oxyhemoglobin. So this entire statement is wrong and this has to be the correct option। और बाकी अगर आप दोनों देखें तो it forms carboxyhemoglobin, ये सही है, it is formed due to the incomplete combustion, ये भी इस बात सही है, केवल यही बात गलत थी। So option number 2 is the correct answer। Identify the incorrect statement। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation states and to form complexes। In fact, this is a line directly taken from NCERT।
So this is correct. So this cannot be the right answer. Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like HC or N are trapped inside the crystal lattices of the metals. This is also correct, so this cannot be the answer. The oxidation states of chromium in CrO4 2 minus and Cr2O7 2 minus are not the same. This is not correct. In दोनों cases में chromium की oxidation state in both of these ions is the same, it's just +6. And here the correct answer will be this. This is an incorrect statement and this will be the correct answer. Point depression constant Kf of benzene is 5.12 Kelvin times kg divided by moles. The freezing point depression for the solution of molality 0.078 molal containing a non-electrolyte solute in benzene is. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है. जो डिप्रेशन होगा freezing point में that is equal to negative of kf times the molality that you have. बस इन दोनों चीज़ों को पुट कर देंगे और डिप्रेशन क्योंकि नेगेटिव ही होगा तो नेगेटिव साइन भूल जाते हैं. बस इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देना है. तो 5.12 केल्विन ओवर मोल टाइम्स kg. This is being multiplied by 0.078 मोलल की जगह पे मोल्स पर kg लिख देते हैं. ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी. इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आई वॉज गेटिंग 0.399 समथिंग केल्विन, पर हमें राउंड ऑफ करके बताना है विच हैपन्स टू बी ऑप्शन नंबर 2, 0.40 केल्विन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केटायनिक डिटर्जेंट. तो ये एनसीईआरटी में आपके पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का, which let me just draw it once. So CH3CH2 repeated 15 times और ये N से जुड़ा हुआ है. quaternary salt है आपके पास. This positive, Br negative. This is a cationic detergent and this is going to be the only option right here. आपको यहाँ पे directly common ion effect और solubility वाला idea use करना है यहाँ पे. तो NiOH2 की सोलाबिलिटी निकालनी है इन 0.1 मोलर NaOH और KSP आपके पास दिया हुआ है. दिस इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -15. अब NiOH होल ट्वाइस में OH की जगह पे आप 0.1 रख देंगे. सो इफ द सोलाबिलिटी इज S देन S टाइम्स 0.1 स्क्वायर क्योंकि होल ट्वाइस है यहाँ पे. दिस इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -15. दिस जस्ट गिव्स यू द फैक्ट दैट S in fact is equal to 2 into 10 to the power -13 molars. This is option number 4. A tertiary butyl carbocation is more stable than a secondary butyl carbocation because of which of the following? तो basically आप शायद आप ये गलती करके आ सकते हैं that you will write plus R effect on of CH3 groups या फिर कुछ ऐसा करते हैं. बट एसेंशली ये एनसीईआरटी में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जब एक कटान बनता है सो यू हैव एन एम्प्टी p ऑर्बिटल, लेट्स से 2p है यहाँ पे, और जो एल्काइल ग्रुप है उसके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने बहुत रफली मैंने फिगर ड्रॉ किया है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज करते हैं. सो हाइपर कॉन्जुगेशन टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस में ज़्यादा होता है एंड दैट विल बी द रीजन in this problem as well. So the answer is option number 3. So which shows positive deviation from Raoult's law. तो basically जो भी molecular interactions हैं A और B के, इन दोनों को अगर आप weak कर दे तो आप positive deviation देखेंगे Raoult's law से, which happens in the case of ethanol plus acetone. This is a standard case. It's also given in textbooks. Basically इसका reason आप बहुत जगह ये देखेंगे कि ethanol is hydrogen bonded. well क्योंकि उसके पास एक ऑक्सीजन है, an active oxygen, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है acetone आके इस हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है. so there is a positive deviation from Raoult's law in the case of the mixture of ethanol and acetone. On electrolysis of dilute sulfuric acid using platinum electrode, the product obtained at anode will be. तो H2SO4 को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो आपके कैथोड पे H2 निकलेगा एंड एनोड पे O2
2 निकलेगा. This is a very well known fact from inorganic chemistry. So the answer will be number 1, oxygen gas. An increase in the concentration of the reactants of a reaction leads to change in 1, heat of reaction, 2, threshold energy, 3, collision frequency, 4, activation energy. अब एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर एक ही यूनिट वॉल्यूम में ज़्यादा रिएक्टेंट्स भरे होंगे, दैट इज इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट गोज अप, जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे. ये कोलिजन थ्योरी आपने जो पढ़ी होगी केमिकल काइनेटिक्स में, दिस इज समथिंग दैट comes from that. So definitely an increase in the concentration would lead to a change in collision frequency. कि वो increase हो रही है decrease हो रही है हमें ये बताना नहीं है. It's just that it leads to a change in this. Urea reacts with water to form A, which will decompose to form B. B when passed through Cu2 plus aqueous, deep blue color solution C is formed. What is the formula of C from the following? तो यूरिया विच इज NH2CO NH2, इसको जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये दो चीज़ें बनाता है. फर्स्ट इज CO2 एंड द अदर इज NH3. इसको आप बैलेंस करेंगे तो एक ट्वाइस आ जाएगा यहाँ पे. अब आप ये देख सकते हैं कि ए को जब आप डिकम्पोज करेंगे तो आपके पास एक अमोनिया का सॉल्यूशन आएगा वेरी रफली, और अमोनिया के सॉल्यूशन को आप Cu2 प्लस एक्वस में डाल रहे हैं तो वो जुड़ के ये आयन बनाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 1.